जब चूहा जंगल के सबसे छोटे सदस्यों में से एक बढ़िया नाश्ता कर रहा था, तो उसका दरवाजा ऐसे खटखटाया जाने लगा मानो वो टूट जाएगा। जब चूहे ने उत्साहपूर्वक दरवाजा खोला तो उसने अपने सामने एक उदास हिरण को देखा। ओह चूहे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ गजल? शेर। शेर का नाम सुनते ही चूहा कांपने लगा, क्योंकि वो उससे बहुत डरता था। क्योंकि मैं पूरे जंगल का राजा हूँ, ये मेरा घर भी है, समझ गए? उसने कहा और मुझसे मेरा घर छीन लिया और मैं अब बेघर हूँ। मैंने अपना घर वापस पाने के लिए जिस किसी से मदद मांगी वे डर गए और भाग गए। क्योंकि वो शेर है, हम सब उससे डरते हैं। लेकिन तुम दूसरों की तरह नहीं हो चूहे, तुम बहादुर और होशियार हो। प्लीज मेरी मदद करो। कुछ देर सोचने के बाद छोटा चूहा अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो गया। वे एक साथ निकले। शेर वास्तव में गजिल के बगीचे में गहरी नींद सो रहा था। छोटा चूहा शेर को जगाने के लिए अपने विशाल पंजे से उसे कूहनी मारना चाहता था, लेकिन जब शेर हिल गया वो डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। इस बार भले ही उसने अपनी जटाओं को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन शेर इतना खर्राटे ले रहा था कि चूहे ने अपने कान ढक लिए और डर के कारण वो जहां था वहीं रुक गया। जबकि छोटा चूहा शेर को जगाने के लिए एक लंबी पतली छड़ी की तलाश में था। उसकी पूंछ शेर की मूंछों को छू गई। गुर्राता हुआ शेर अचानक जाग उठा। शेर अपनी सुखद नींद से जागने से क्रोधित होकर चूहे के सामने आ गया। वो गुस्से में जहां लेटा था वहीं से उठ गया। तुमने मुझे क्यों जगाया? या तुम मेरे लिए खाना लाए? हाँ, मुझे बताओ। खाना? नहीं लाया मैं। तो तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ बताओ। गजल? नहीं। हाँ। क्या हुआ है? वो पहाड़ पर भाग गई। तो तुम्हें भी भाग जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अब खाने वाला हूँ, समझ गए तुम? शेर की दहाड़ के साथ छोटा चूहा उससे बहुत दूर चला गया। शेर दोबारा नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन चूहे ने साहस जुटाया और गजिल के बगीचे में वापस चला गया। तुम्हें मैंने इस बगीचे से दूर रहने के लिए नहीं कहा था क्या? हाँ, आपने कहा था। तो मैं आपसे पूछने जा रहा था कि क्या आपने वो घर देखा है जो लक्कड़ बग्घे ने अपने लिए बनाया था? उसके घर को क्या हुआ है? वो तुमसे बहुत बड़ा और अधिक राजसी है, और उसमें चारों ओर पेड़ों और सुंदर घासों से भरा एक विशाल बगीचा भी है। ओह, सचमुच? शेर उस घर को देखना चाहता था जो गजिल के घर से भी अधिक भव्य था। चलो, मुझे लक्कड़ बग्घे का शानदार घर दिखाओ, चलो। चूहा डर से कांप तो रहा था, फिर भी उसने शेर का अनुरोध स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर के बाद वे अंततः लक्कड़ बग्घे के घर पहुंचे। हालांकि वहां न तो कोई शानदार बड़ा घर था और ना ही पेड़ों से भरा बगीचा। लक्कड़ बग्घे का घर बस एक छोटा सा और बहुत ही साधारण बिल था। तुमने झूठ बोला। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, शेर चूहे की ओर दौड़ा। ओप्स! शेर लकड़ी के ऊपर से दौड़ रहा था, जबकि चूहा लकड़ी के बीच से दौड़ रहा था। शेर चूहे को पकड़ने ही वाला था कि चूहा तेजी से पेड़ पर चढ़ गया।
कृपया जंगल के राजा, ये मेरी गलती नहीं है, मैं बस गजेल की मदद करना चाहता था। शेर और भी क्रोधित हो गया और अपने विशाल पंजों से पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। जल्दी करो छोटे चूहे, जल्दी करो। जब चूहा पेड़ से शेर के पंजों के बीच फिसलकर गिरने ही वाला था, तो कांटेदार जंगली चूहों का झुंड शेर के पैरों में फंस गया। उतर जाओ। हालांकि शेर ने जंगली चूहों से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन उनके कांटे चुभते रहे। इसका फायदा उठाकर चूहा पेड़ से चूहों के झुंड के बीच कूद गया और भाग गया। जैसे ही उसने सोचा कि वो शेर से बच गया है, चूहे ने तेज कदमों की आवाज सुनी और डरकर दलदल में कूद गया। हालांकि वो बहुत हल्का था, वो फिर से सफलतापूर्वक जमीन पर उतरा। जहां तक शेर की बात है, जैसे ही वो चूहे को पकड़ने के लिए दलदल में उतरा, उसके पैर कीचड़ में फंस गए। ये क्या है? बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो आप डूब जाएंगे। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, कमबख्त। चूहा जो शेर की मदद करना चाहता था, किनारे से शाखे का टुकड़ा उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। सुनिए, इस शाखा को पकड़िए, मैं आपको खींच लूंगा और बचा लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से बच जाऊंगा, समझे तुम? हालांकि यदि शेर ने अपना एक पैर बचाया, तो दूसरा पैर कीचड़ में चला गया और जैसे ही उसने संघर्ष किया, वो कीचड़ से ढक गया और अंततः उसने हार मान ली। चूहे, मैं डूब रहा हूँ, मदद करो, मुझे बचा लो, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, कृपया जल्दी करो। चूहे ने पास के गोंद के पेड़ से सबसे बड़ी पत्तियां एकत्रित की और उन्हें एक एक करके कीचड़ पर रख जल्दी दिया। कीजिए, आप पत्तों पर कदम रख के बाहर निकल सकते हैं। चूंकि गोंद की पत्तियां नीचे से चिपचिपी होती हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी में नहीं दबाया जा सकता। शेर मुश्किल से ही सही पत्तों पर पैर रखकर जमीन पर पहुंचने में कामयाब रहा। ओह चूहे, अगर तुमने इन पत्तों के बारे में नहीं सोचा होता तो मैं कभी नहीं बच पाता। तुम्हें कम समझा, इसलिए मुझे माफ कर दो। बताओ, जंगल के राजा शेर से तुम चाहते क्या हो? बताओ। छोटे चूहे ने शेर से गजेल को उसका घर वापस देने के लिए कहा। शेर ने तुरंत ये अनुरोध स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस छोटे चूहे की बदौलत जिसने उसकी जान बचाई, उसने घर के महत्व को बेहतर ढंग से समझा। गजेल एक सुंदर बगीचे वाले अपने घर में लौट आई है। शेर अपनी मांद में सो गया है और छोटा चूहा अपने स्वादिष्ट नाश्ते पर लौट आया है और हर कोई जंगल के इस छोटे सदस्य की महान सफलता की कहानी के बारे में महाकाव्यों की तरह बात कर रहा है। द गूज गर्ल। एक बार की बात है, एक रानी और उसकी बेटी देश के सबसे खूबसूरत महल में एक साथ रहते थे। राजकुमारी की एक परी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई, तो उसने दूसरे देश के राजकुमार से मिलने जाने का फैसला किया। रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए गहनों का एक डिब्बा दिया। अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राजकुमारी हैं, तो आपके साथ बुरा हो सकता है बेटी। इसलिए किसी सैनिक की बजाय मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी परी के पास राजकुमारी के लिए उपहार भी थे। उसने उसे फलादा नाम का एक बोलने वाला घोड़ा दिया। मैं सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हूँ मेरी राजकुमारी। एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मेरी राजकुमारी। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया जिस पर 3 सितारे थे।
ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और फलादा पर बैठ गई और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की सड़क पर चल रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने की सोची। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है ना? मुझे दोगी थोड़ा? सहायक लड़की ने पानी पीकर खत्म कर दिया था। क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया। अपने लिए ढूंढ लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक के ऐसे अभद्र व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। शाही सहायक, क्या आप मुझे उस फव्वारे से पानी लाकर देंगी प्लीज? क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और फलादा की नजरें मिली। एक बात कहूँ, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहे। राजकुमारी अपने घोड़े से नीचे उतरी और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पिया। उसकी जेब में रखा जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी, सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। ओ नहीं! पानी में बहते जादू के रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा। अब आपके पास कोई और शक्ति नहीं बची है। अब से मैं सभी आदेश दूंगी और आप वही करेंगी जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। सहायक लड़की ने न सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने, बल्कि वो उसके घोड़े फलादा पर भी चढ़ गई और आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर असली राजकुमारी अब गधे पर चढ़ गई थी और धीरे धीरे वो उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों राजकुमार के महल में पहुंची। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने सोचा कि सहायक लड़की राजकुमारी है और उसे अंदर आमंत्रित कर लिया, जबकि असली राजकुमारी बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है। उसे हमारे साथ महल में अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें, ताकि वो अपनी नौकरों वाली औकात ना भूले। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे कॉनराड नाम के एक लड़के से मिलवाया, जो हंसों का रखवाला था। कॉनराड की मदद करके आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती हैं। मेरे राजकुमार, मेरा आपसे एक और अनुरोध है। क्या आप इस क्रोधी घोड़े को बांध सकते हैं? बेहतर होगा आप उसे जंजीरों में बांध दें। उसने मुझे यहाँ तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया और उसे घोड़े को एक खलिहान में बांधने का आदेश दिया। सहायक लड़की ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसका धोखा गुप्त रहे और उसने राजकुमार को मूर्ख बनाया। असली राजकुमारी दुखी थी और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखने खलिहान में गई। बेचारा फलादा वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओ फलादा, ये उन्होंने क्या किया? अगर आपकी रानी माँ ने सुना कि क्या हुआ तो वो बहुत परेशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े फलादा को छोड़ दिया और कॉनराड के साथ घास के मैदान में हंसों को चराने लगी। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और सोने के क्लिप खोल दिए जिससे उसके बाल बंधे हुए थे। जब कॉनराड ने इन चमकदार हेयर क्लिप्स को देखा तो वो तुरंत राजकुमारी के बालों के पास पहुंचा। वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेयर क्लिप्स, मुझे ये सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ।
कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी समय ऐसी पागल हवा चली कि कॉनराड की टोपी उसके सिर से उड़ गई। पहाड़ों पर उड़ती हुई टोपी का पीछा करने के बाद कॉनराड ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली। राजकुमारी, जिसने अपने बालों को फिर से बांध लिया था, उसने अपने सुनहरे बालों की क्लिप छिपा दी। सूर्यास्त तक हंसों को एक साथ चराने के बाद कॉनराड और राजकुमारी आखिरकार महल में लौट आए। कॉनराड तुरंत राजा के सामने गया। मैं उस अजनबी के साथ काम नहीं करना चाहता। पर क्यों कॉनराड? वो पागल है। वो अपने घोड़े से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। इन शब्दों के बाद राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी पहले खलिहान में गई और अपने जंजीर वाले घोड़े फलादा से बातें की। घोड़े को बातें करते देख राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो घास के मैदान में गया जहां कॉनराड और राजकुमारी कल हंस चरा रहे थे, और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सुनहरे बालों की क्लिप देखी। उड़ा पागल हवा, तुरंत उड़ा। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई। कॉनराड अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक दौड़ा। इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों की क्लिप फिर से अपने बालों में छिपा ली। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो चुपके से तुरंत महल में लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपनी उपस्थिति में बुलाया। उसने उससे उसके बोलने वाले घोड़े फलादा और सुनहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा। राजा के ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती महाराज, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल चली जाऊंगी। सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो जवान लड़की, बताओ मुझे। राजकुमारी ने शुरू से राजा को एक एक करके सारी घटनाएं बताईं। रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। तो तुम असली राजकुमारी हो, चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने तुरंत अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी शाम नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे राजकुमार ने महल में भोज का आयोजन किया। असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी। असली राजकुमारी की सुंदरता मुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना। ये लड़की कौन है और यहाँ दावत में क्या कर रही है? उसे ये इतने सुंदर गहने और सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? महल में उपस्थित सभी लोग, मेरे पास आपके लिए कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था, जैसे कि ये किसी और की कहानी हो। अंत में उन्होंने सभी से पूछा कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए। उस झूठे को सबसे भारी सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा। उसके पैरों को जंजीर से बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही वो झूठी हो। तुमने अपने आप को खुद दंड दिया है। सैनिकों, इस झूठी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। इस प्रकार सहायक लड़की को झूठ बोलकर राजकुमारी का जीवन बर्बाद करने की सजा भुगतनी पड़ी। राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा।
तब राजकुमारी और राजकुमार खलिहान में गए और बात करने वाले घोड़े फलादा को भी बचाया। आखिरकार सच सामने आ ही गया राजकुमारी। अगर आपकी रानी माँ ये पल देखती तो वो खुशी से रो पड़ती। राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया जिसमें वे अब बहुत खुश थे और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी। लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है। कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी, जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले। कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता। हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों। तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली, उसने घर में हर जगह देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर! इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ आओ सुंदर लड़की, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो। इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं। अब आप इन्हें उतार दें, ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो। चलो अपने जूते बदलो, मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी। इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई। लेकिन कैरन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले कई वर्षों तक
कैरन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। कम से कम एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरन के जिद्दी और नक चढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरन नीले जूते उतार रही थी, जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो, मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरन दुकान पर गए। ओह, देखो, मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह। ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरन, आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं आपसे हर जगह नंगे पांव जाऊंगी। ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई। एक दिन बुढ़िया ने कैरन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन। कुछ तो अकल की बात करो। हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया। तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे प्रिय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी। मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन डांस करना बंद नहीं कर पाई। मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हो रहा है? कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी।
कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपसे इतनी जिद नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगीं। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओह, तुम यहाँ हो कैरन। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो। तुम्हें कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। राजकुमारी सनशाइन की भूमि में जो वर्षों से सो रही थी, एक दुष्ट काली परी थी। ये काली परी अपने एकमात्र दोस्त बैड ब्लैकी के साथ अपने अंधेरे महल में रह रही थी। एक दिन जब काली परी ने उसकी जादुई अंगूठी को देखा, उसने देखा कि स्लीपिंग ब्यूटी सनशाइन को एक बहादुर राजकुमार ने जगाया था। काली परी इतनी क्रोधित हुई कि वो हरी लपटों से घिर गई। शांत हो जाइए काली परी, ये क्रोध में कार्य करने का समय नहीं है। मैं सनशाइन को अपनी आंखें खोलने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। दूसरी ओर राजकुमार ने सनशाइन को सफेद घोड़ा उपहार में दिया। ये यूनिकॉर्न, जिसका नाम उन्होंने लूना रखा, उसके पास जादुई पंख भी थे। राजकुमारी तुरंत लूना पर चढ़ गई और आकाश में उड़ने लगी। ऊंचा लूना और ऊंचा उड़ो। सनशाइन की खुशी देखकर काली परी क्रोधित हो गई। शांत हो जाइए महारानी जी, आप बहुत मजबूत हैं। जब काली परी एक छोटी परी थी, तब भी वो अन्य अच्छी परियों को नुकसान और चोट पहुंचाती थी। वो उनमें से एक पर कीचड़ फेंकती थी और दूसरे के बालों का मजाक उड़ाती थी। तुम्हारे बाल बहुत बदसूरत है, ये हिरन के सींग की तरह दिखते हैं। एक दिन जब उसने एक बुरे जादू से भरी जलकुंभी के पंखों को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो परी जलकुंभी तुरंत राजा के पास गई और उससे काली परी के बारे में शिकायत की। अब बहुत हो गया। सैनिकों, जंगल के सबसे दूर, सबसे शांत और सबसे उजाड़ हिस्से में काली परी को फंसाओ। इस प्रकार काली परी ने अपने दिन जंगल की गहराई में अकेले बिताए। इतना कि उसके आसपास रंग बिरंगे फूल नहीं खिलते थे और जंगल के उस सुदूर उजाड़ कोने में कोई जानवर नहीं आता था। हर दिन वो जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ते तलाशती, लेकिन जंगल एक भूल भुलैया की तरह था जो काली परी को उसी जगह लाता जहां से वो चल पड़ती। एक दिन जब वो उदास होकर अकेली घूम रही थी, अचानक उसके सिर पर एक चमगादड़ आ गया। आप एक परी है ना? आप अकेले क्या कर रही हैं जंगल के इस उजाड़ हिस्से में? इन परियों की बुराई करने के कारण राजा ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। उदाहरण के लिए किस प्रकार की बुराई? जब काली परी ने नुकसान के बारे में बात की तो चमगादड़ खुश हुआ।
उसने अच्छी परियों के साथ ऐसा किया क्योंकि उसका मानना था बुराई सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं, परी। यदि आप मुझे अपने नौकर के रूप में स्वीकार करती है तो मैं आपको रहस्यमय मंत्र बता दूंगा। रहस्यमय मंत्र? ऐसे मंत्र जो मुझे बचा सकते हैं इस स्थिति में? हाँ। चमगादड़ ने काली परी को एक अंगूठी सौंपी। जैसे ही काली परी ने अंगूठी पहनी, आकाश में काले बादल छा गए और पेड़ों पर बिजली गिरी और अंगूठी से हंसी गूंज उठी। जब काली परी ने अंगूठी के माध्यम से देखा तो उसने देखा कि वो भविष्य में कितनी मजबूत और शक्तिशाली होगी। इस प्रकार उसने चमगादड़ को अपने नौकर के रूप में स्वीकार कर लिया। कई साल बीत गए। काली परी ने अंगूठी की शक्ति के सहारे उस उजाड़ भूमि में लकड़ी का एक नक्शीदार महल बनाया और चमगादड़ इस महल में उसके साथ रहने लगा। जब काली परी को अपनी अंगूठी के माध्यम से ये खबर मिली कि राजा और रानी को एक बच्चा हुआ है, वो क्रोधित हो गई क्योंकि अच्छी परियों की तरह उसे राज्य में आमंत्रित नहीं किया गया था। उस दिन उसने खुद से वादा किया कि वो राजकुमारी के प्रति किसी भी प्रकार की बुराई करने में असफल नहीं होगी। ब्लैकी, मैं राजकुमारी को अपनी आंखें खोलने पर पछतावा कराना चाहती हूँ। मेरे पास एक तरकीब है महारानी जी। ब्लैकी ने अपने मन में जो योजना बनाई थी उसे ब्लैक फेरी को पूरे विवरण में समझाया। जब सूरज गायब हो गया और आकाश तारों से भर गया तो काली परी अंगूठी की शक्ति से सनशाइन के सपने में प्रकट हुई। अब उठो राजकुमारी, सभी पक्षी बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। क्या? पंछियों को कैसे? क्या हुआ? काली परी ने बताया कि आकाश में सभी पक्षी एक बुरी जादू से प्रभावित थे और वे उड़ नहीं सकते थे क्योंकि वे सूखी शाखाओं से घिरे हुए थे। केवल आप ही उन्हें बचा सकती हैं। चलो उठो और जंगल की ओर भागो। सनशाइन रात में डर के मारे जाग गई। वो बिना किसी को बताए पक्षियों को बचाने के लिए निकल पड़ी। जब वो जंगल में पहुंची तो उसने सचमुच एक विशाल पेड़ की सूखी शाखाओं पर पक्षियों को मंत्रमुग्ध देखा। वो चढ़ने की कोशिश करने वाली थी, तभी काली परी धुंध से बाहर दिखाई दी। तुम मेरे सपनों की परी हो? क्या तुमने पक्षी के साथ ऐसा किया? लेकिन क्यों? यदि आप पेड़ के खोखले हिस्से में नहीं गए तो पक्षी फिर कभी नहीं गाएंगे या उड़ेंगे। सनशाइन पक्षियों को बचाने के लिए पेड़ में घुसने को तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वो खोखले हिस्से में दाखिल हुई, पेड़ की शाखाएं बढ़ गई और राजकुमारी को अंदर कैद कर लिया। काली परी, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। अब पक्षियों को मुक्त करो। पक्षी? कौन से पक्षी? उसी क्षण पेड़ की शाखाओं में रहने वाले पक्षी एक क्षण में गायब हो गए। तुम देखो, ना तो पक्षी और न ही अन्य जानवर इस उजाड़ जंगल की राजकुमारी के पास आ सकते हैं। वे सब झूठ था। अब तुम यहाँ हमेशा के लिए अकेली रहोगी। सनशाइन को नहीं पता था कि काली परी के विश्वासघाती जाल के सामने क्या करना चाहिए। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को शाखाओं से मुक्त नहीं कर सकी। जब सुबह हुई तो राजकुमार, जिसे सनशाइन कहीं भी नहीं मिली, बहुत परेशान हुआ। उन्हें इस अवस्था में देखकर सफेद घोड़ी लूना उनके पास आई। मेरी पीठ पर बैठो, हम उसकी खुशबू का पीछा करके सनशाइन को ढूंढ सकते हैं। लूना अपने शानदार पंखों के साथ रहस्यमय जंगल में उड़ गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसे राजकुमारी की गंध आ गई थी, वो तुरंत जमीन पर उतरी। लेकिन जंगल का सन्नाटा और अंधेरा उन्हें बहुत डरा रहा था।
थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पेड़ के खोखले हिस्से में सनशाइन फंसी देखी। सनशाइन, मेरी राजकुमारी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओह, मेरे राजकुमार, ओह, और लूना। लूना ने अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए और पूरे पेड़ पर जादुई धूल छिड़क दी। सूखी शाखाएं एक एक करके टूट गई और जमीन पर गिर गई। इस प्रकार सनशाइन उस खोखले हिस्से से निकल गई जिसमें वो फंसी थी। ओह, मुझे लगा था मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। बहुत धन्यवाद। राजकुमार और राजकुमारी लूना के साथ राज्य में लौट आए। सनशाइन और राजकुमार दोनों जानते थे कि असली शक्ति कभी बुराई में नहीं बल्कि प्यार और दोस्ती में थी। दूसरी ओर काली परी ने कभी हार नहीं मानी। वो अभी भी प्यार और दोस्ती बर्बाद करने के लिए नई योजनाएं बना रही थी।